So welcome students to the new video of the third chapter of class 11, that is human reproduction. Here we are going to discuss about testis. जो लोग लास्ट वीडियो में टेस्टिस के बारे में ऑलरेडी डिटेल में दे रखा हूँ मैं, दोज हु हैवंट अंडरस्टूड द लास्ट वीडियो और जिन लोगों में कन्फ्यूजन है, हियर वी विल बी डिटेलिंग अबाउट टेस्टिस. सो टेस्टिस इज अ पार्ट ऑफ आवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन तरह का पार्ट था: प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया. तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में रहता है वन पेयर ऑफ टेस्टिस, जो कि ह्यूमन बॉडी का लोअर एब्डोमिनल जो कैविटी है, जिसको कहा जाता है पेल्विक कैविटी. पेल्विक कैविटी के बाहर की तरफ स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक में इनकैप्सुलेटेड रहता है, इनकेज्ड रहता है. स्क्रोटम क्या होता है? एक स्किनी सैक होता है, स्किनी बैग होता है जो टेस्टिस को प्रोटेक्शन देकर रखता है. अब जब डेवलपमेंटल मंथ चलते रहते हैं, यानी कि मदर में यूट्रस के अंदर जब टेस्टिस का यानी बेबी का फिटस डेवलपमेंट चलते रहता है, तब टेस्टिस इस पोजीशन में पहले से नहीं रहता है. पहले टेस्टिस का पोजीशन रहता है एब्डोमिनल कैविटी. तो एब्डोमिनल कैविटी से धीरे धीरे बेबी का जब बॉडी जैसे मैच्योर होता रहता है, उसी तरह से उसी के साथ साथ टेस्टिस भी नीचे की तरफ मूव होते रहता है. ओके, सो द मूवमेंट ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू scrotum is through a tunnel or canal known as inguinal canal. तो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम तक एक कंटिन्यूअस कैनल है जिसको कहा जाता है इंग्विनल कैनल, जिसके थ्रू टेस्टिस जो होता है एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक में आके पहुंचता है ऑन द 7th मंथ ऑफ फिटल डेवलपमेंट. यानी कि बच्चा का फिटस का जो डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चा का बॉडी मैच्योर हो रहा है उस मदर उम्ब के अंदर, उसका 7वां महीने में ये टेस्टिस अपना पोजीशन में आ जाता है. लेकिन कुछ लोगों में होता है क्या है, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है. दिस टेस्टिस अनएबल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक. दैट पर्टिकुलर एब्नॉर्मलिटी इज नोन एज क्रिप्टोऑर्किडिज्म. दैट पर्टिकुलर एब्नॉर्मलिटी इज नोन एज क्रिप्टोऑर्किडिज्म. उन लोगों में क्या होता है, स्क्रोटम से खाली दिखता है और वो लोग स्टेराइल नेचर का होता है, यानी कि दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस स्पर्म, यानी कि वो लोग रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं होता है. अब टेस्टिस को पेल्विक कैविटी से बाहर क्यों रखा जाता है, यानी कि बॉडी से बाहर स्क्रोटम सैक में क्यों रखा जाता है? इसके पीछे एक रीज़न है. इसके पीछे यही रीज़न है कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 34 से बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस. अब स्पर्म प्रोडक्शन से इससे -2 डिग्री से 3 डिग्री चाहिए, यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 35 से 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का ज़रूरत होता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर का ज़रूरत होता है, जो कि बॉडी के अंदर पॉसिबल नहीं है. इसीलिए टेस्टिस को बॉडी से बाहर की तरफ रखा गया है, ताकि 34 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में स्पर्म प्रोडक्शन प्रोसेस हो पाए. ओके, अब जिन लोगों में क्रिप्टोऑर्किडिज्म रहता है, उन लोगों में तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में होता है, तो दैट्स वाई देर unable to produce sperm because they are getting the normal body temperature at 37 degrees Celsius. अब नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हो, तुम लोग देख पा रहे हो कि द लेफ्ट एंड राइट टेस्टिस इज ड्यूरिंग मीन्स in respect to their position they are not equally placed. Okay, जो लेफ्ट टेस्टिस जो होता है, लेफ्ट टेस्टिकल जो होता है राइट टेस्टिकल से थोड़ा सा नीचे होता है, यानी कि दोनों थोड़ा यहाँ पे असमंजस, यानी कि अनइवन पोजीशन रहता है. लेफ्ट टेस्टिकल थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है और राइट टेस्टिकल थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है. ओके, और लेफ्ट टेस्टिकल थोड़ा भारी भी होता है राइट टेस्टिकल से. एक टेस्टिस का जो वेट होता है, दैट इज नियर अबाउट एट एन एवरेज 12 ग्राम्स. अब ये एक टेस्टिस है. अब यानी कि स्क्रोटल सैक को अगर काटा जाएगा, रप्चर किया जाएगा, तो एक टेस्टिस को ऐसे देखने को, इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा. अब टेस्टिस के बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए कि टेस्टिस किस तरह का टिश्यू से बना होता है, टेस्टिस के अंदर क्या चीज़ है, उसके लिए टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन करना पड़ता है, यानी कि टेस्टिस का जो ये जो पोर्शन है इसको काटना पड़ता है.
ओके, अब इसको क्रॉस सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन जिसको टीएस ऑफ टेस्टिस कहा जाता है, अब टीएस ऑफ टेस्टिस कैसे देखने में होता है हम लोग देखेंगे। अब ट्रांसवर्स सेक्शन करने में टेस्टिस देखने में कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये स्क्रोटल सैक है बाहर से, अब स्क्रोटल सैक के अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट है ना। अब एक एक टेस्टिस में देख रहे हो यहाँ पे कुछ चेम्बर्स नज़र आ रहा है, दिस आर द चेम्बर्स। अब एक एक टेस्टिस में ये सब जो चेम्बर्स लगभग 250 चेम्बर्स पाया जाता है, 250 से लेके 300 तक। ओके, अब ये जो चेम्बर्स है इसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, ये जो चेम्बर्स इसको क्या कहा जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या टेस्टिकुलर लोब का मतलब होता है कि एक एक चेम्बर। अब इस एक एक चेम्बर के अंदर 250 जो चेम्बर होता है एक टेस्टिस में, एक चेम्बर के अंदर 2 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, कॉइल ट्यूब स्ट्रक्चर रहता है। ये जो ये लोग इस पोर्शन देख रहे हो, दीज आर कॉइल ट्यूब्स। अब एक एक चेम्बर के अंदर कितना रहता है, 2 से लेकर 3 एट एन एवरेज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स रहता है। तो एट एन एवरेज अगर 2-2 करके हर चेम्बर में हम लोग मानते हैं कि 2 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स रहता है, तो एक एक टेस्टिस में कितना सेमिनिफरस ट्यूब्यूल रहेगा, 500, क्योंकि टोटल 250 चेम्बर है। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेंगे कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है। ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस रहता है, यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन का काम यहाँ पे चलता रहता है। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स देखने में कुछ ऐसा दिखता है। ओके, ये हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये एक एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल यानी कि माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो एक एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो देखने में ऐसा दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो मिडिल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इसको लिया गया है। अब एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का क्या होता है, दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 लेयर होता है। ओके, ये जो ऊपर की तरफ जो लेयर है इसको कहते हैं जर्मिनल लेयर, जिसका काम होता है स्पर्मेटोजेनिक सेल प्रोडक्शन करना, यानी कि स्पर्म जो सेल से स्पर्म प्रोडक्शन होगा जिसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। दीज आर द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, यानी कि दीज आर द स्टेम सेल्स और प्रिकर्सर सेल्स ऑफ स्पर्म, यानी कि बाद में ये मैच्योरिटी गेन करेगा और स्पर्म प्रोडक्शन करेगा। और स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट देने के लिए इसके अंदर कुछ बड़ा बड़ा लॉन्ग इलोंगेटेड कुछ सेल्स पाया जाता है जिसको कहा जाता है सार्टोली सेल्स, जो कि स्पर्म मैच्योरेशन के समय यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के समय स्पर्म को मैच्योरिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब जैसे जर्मिनल ये बाहर की तरफ जो सेल है इसको कहते हैं जर्मिनल लेयर, जिसको जो कि स्पर्मेटोगोनिया सेल से बना होता है। अब जर्मिनल लेयर से बाहर एक जो पर्दा रहता है, एक जो जर्मिनल लेयर को घेर के रखता है, इसको कहता है बेसल लैमिना। अब बेसल लैमिना के बाहर रहता है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि अलग अलग सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में जो बीच का जो टिश्यू है इसको कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू में एक पर्टिकुलर सेल्स पाया जाता है जिसका नाम होता है लेडिक सेल्स। क्या सेल्स? लेडिक सेल्स। These Leydig cells are very much important for testes. Why? Because Leydig cells are the cells where testosterone or androgen, male sex hormone, is produced. अब the formation of sperm inside the seminiferous tubules are controlled by FSH, follicle stimulating hormone, और ICSH. ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का दूसरा नाम है ICSH या इंटस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करने के लिए, और टेस्टिकुलर जो जर्मिनल लेयर्स है उसको स्टिमुलेट करता है कि स्पर्म प्रोडक्शन को रैपिड अप करने के लिए, स्पर्म को मैच्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसको अगर थोड़ा से और भी डिटेल में देखा जाएगा तो किस तरह से एक एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर किस तरह से स्पर्म प्रोडक्शन होता है। स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस 7 से 8 लेयर
स्टेज में होता है, 7 से 8 लेयर ऑफ सेल्स मतलब बनेगा, तब उसके बाद स्पर्मेटोगोनियल सेल्स मैच्योर होके मैच्योर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करेगा। ओके, कैसे बनाता है? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स पहले डेवलप होके स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डेवलप्ड होके बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का डेवलपमेंट होके वो बनेगा, मैच्योरेशन होके बनेगा स्पर्मेटिड सेल, उसके बाद स्पर्मेटिड सेल का मैच्योरेशन अल्टीमेटली ये मैच्योर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करेगा। अब ये स्पर्म जो प्रोडक्शन हो रहा है इसमें किस तरह का सेल डिवीजन हो रहा है? इस समय मियोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, यानी कि मियोसिस हो रहा है, यानी कि जिसमें 2n से n सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, यानी कि नॉर्मल जो स्पर्मेटोगोनियल सेल जो है, स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स उन लोगों में एक सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि 46 क्रोमोसोम है। बट उन लोगों से जब स्पर्म प्रोडक्शन होगा एक स्पर्म में उसका हाफ यानी कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होगा। अब थोड़ा स्ट्रक्चर देते हैं। अब ये तो हम लोग देख लिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल छोड़ के बाकी जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो टिश्यू से एक दूसरे से सेपरेटेड रहता है, दे आर नोन एज सेप्टा टेस्टिस, यानी कि एक लोब्यूल से दूसरा लोब्यूल को सेपरेट करके रखते हैं, जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। ओके, अब टेस्टिस का आउटर कवरिंग, क्योंकि टेस्टिस ऑब्वियसली थिन डेलिकेट टिश्यू, बहुत ही डेलिकेट सॉफ्ट टिश्यू होता है टेस्टिस। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए उसको आउटर कवरिंग देना पड़ेगा, उसको शॉक एब्जॉर्बर देना पड़ेगा। तो इसलिए टेस्टिस के जस्ट बाहर जो टिश्यू रहता है उसको कहा जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द मेन प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ टेस्टिस। ओके, अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाहर रहता है ट्यूनिका वेजिनालिस, यानी कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाहर जो और एक सेकेंडरी लेयरिंग रहता है उसको कहा जाता है ट्यूनिका वेजिनालिस। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर रहता है और एक लेयर जिसको कहा जाता है ट्यूनिका वास्कुलरिस। ओके, या ट्यूनिका वास्कुलेटा, कुछ भी कहा सकता है, यानी कि वास्कुलर लेयर ऑफ कवरिंग। अब यहाँ ट्यूनिक्स का मतलब क्या होता है? कवरिंग। ओके, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया मेन कवरिंग है और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाहर क्या रहता है? ट्यूनिका वेजिनालिस, और एक टर्शियरी कवरिंग रहता है जो कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर भी रह सकता है और ट्यूनिका वेजिनालिस के बाहर की तरफ रहता है। इट इज वास्कुलर लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस या वास्कुलर लेयर ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसको ट्यूनिका वास्कुलरिस भी कहा जाता है कभी कभी, याद रखना। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाहर की तरफ जैसे ही आ रहा है, बाहर की तरफ आने के समय वो लोग एक स्ट्रेट कैनल फॉर्म करता है जिसको कहा जाता है ट्यूब्यूली रेक्टी। ओके, अब एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल से एक ट्यूब्यूली रेक्टी निकलता है। अब सारे ट्यूब्यूली रेक्टी मिलके एक जाली जैसा फॉर्म, एक नेटवर्क फॉर्म करता है, बहुत सारे पाइप्स का, बहुत सारे ट्यूब्स का, उसको कहा जाता है रेटी टेस्टिस। ओके, अब अल्टीमेटली रेटी टेस्टिस जब टेस्टिस को छोड़ रहा है, यानी कि टेस्टिस से बाहर निकल रहा है, तो 20 से 30 चैनल फॉर्म करेगा रेटी टेस्टिस। तो चैनल ऑफ दिस रेटी टेस्टिस आर नोन एज इफरेंट डक्ट या वासा इफरेंसिया। ओके, वासा इफरेंसिया आके टेस्टिस के बाहर एक हाईली कॉइल्ड कॉमन चैनल में आके मिक्स होगा, जिसको कहा जाएगा एपिडिडाइमिस। ओके, तो रेटी टेस्टिस बाहर आया वासा इफरेंसिया के थ्रू, वासा इफरेंसिया आके मिलेगा किसमें? एपिडिडाइमिस में आके। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को कहा जाएगा एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस का भी 3 पोर्शन होता है, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, and lastly the tail portion of epididymis. This portion is known as head of epididymis, this portion is known as the body of epididymis, and last portion of epididymis is known as the tail of epididymis. अब tail of epididymis से स्टार्ट होता है एक दूसरा कॉइल्ड ट्यूब या जिसको जो कि स्पर्म को कैरी करके अल्टीमेटली ले जाएगा, दैट इज नोन एज वाज डिफरेंस और स्पर्म डक्ट।
वासा इफरेंसिया या इफरेंट डक्ट्यूल और स्पर्म डक्ट में या वास डिफरेंस में कंफ्यूज मत करना। ओके, स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस क्या है, एपिडिडर्मिस के बाहर के तरफ रहता है, बट वासा इफरेंसिया वो एपिडिडर्मिस के अंदर के तरफ रहता है, वो इंटरटेस्टिकुलर पाइप चैनल सिस्टम बनाता है वासा इफरेंसिया। ओके, लेकिन एक्स्ट्रा आउटर टेस्टिकुलर चैनल कौन बनाता है, वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट।